ખબરોમાં બન્યા રહેવા માટે બેલ આઇકોન દબાવો અને એબીપી અસ્મિતાને સબસ્ક્રાઇબ કરો। जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया और इसके साथ ही भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकृति मिली। पूरा दुनिया ये मानने लगा कि अमेरिका और इजराइल के बाद अगर कोई देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए सक्षम है तो उसमें तीसरा नाम हमारे महान भारत का जोड़ने का काम किया। और नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के साथ हमारी सीमाओं को भी सुरक्षित किया और कई ऐसे काम किए जिसके माध्यम से दुनिया में देश को सम्मान मिला। आपने दोबारा जनादेश दिया, फिर से मोदी सरकार बनी, ज्यादा सीटों से बनी, ज्यादा बहुमत के साथ बनी, एनडीए के साथियों को भी सीट ज्यादा मिली और एक 19 से नई पारी की शुरुआत हुई। मित्रों, कई ऐसे मसले थे जिसको 70 साल से कोई छूने की हिम्मत नहीं करता था। वो मसले देश की एकता, अखंडितता और देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त को धारा 370 और 35A को समाप्त कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और भारत का बच्चा बच्चा, मित्रों, भारत का बच्चा बच्चा इस बात पर गर्व कर रहा है कि 3 पीढ़ियों से कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो महज नारा नहीं था, आज कश्मीर हमारा हो चुका है। वो बात को मोदी जी ने सबको। ट्रिपल तलाक एक ऐसा मसला था, करोड़ों मुस्लिम माताएं और बहनें अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, उनको उनका अधिकार नहीं मिलता था। वोट बैंक की लालच के कारण कोई इसको ट्रिपल तलाक को हटाने की हिम्मत नहीं करता था। 19 की सरकार शुरू होते ही रविशंकर भाई यहां बैठे हैं, बिल लेकर आए और राज्यसभा लोकसभा में दोनों के अंदर मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को तलाक देने का काम कर करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को सम्मान के साथ जीने का काम दिया। राम जन्मभूमि, करोड़ों लोग न केवल भारत में दुनिया भर में चाहते थे कि जहां पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। 150 साल से मसला अदालतों के अंदर इधर उधर घूमता रहता था क्योंकि सरकारों की मंशा ही नहीं थी कि ये मसला अपने अंजाम तक पहुंचे। नरेंद्र मोदी सरकार आई, सरकार ने सटीक पक्ष रखा, जजमेंट आ गया, श्री राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ और मोदी जी ने पिछले ही सत्र के अंदर श्री राम जन्मभूमि के लिए एक ट्रस्ट बनाकर राम जन्मभूमि निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। और मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जब से विभाजन हुआ, कई लोग अपना सम्मान, अपना धर्म, अपना परिवार बचाने के लिए इस देश के अंदर शरण ली, मगर उनको कोई पूछता नहीं था। वादा था उस वक्त हमारा कि आपको सम्मान मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी, समान व्यवहार मिलेगा, हम आपको अपना मानेंगे, मगर वो लोगों के साथ वहां तो अन्याय हुआ ही हुआ, इसके साथ साथ यहां पर भी अन्याय हुआ। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए मोदी जी और देश के अंदर करोड़ों जो हमारे शरणार्थी भाई थे उनको नागरिकता देकर उनके सम्मान की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और फिर एक बार हम गरीब कल्याण के रास्ते पर चले। आवास, बिजली, एलपीजी सिलेंडर, बैंक अकाउंट, स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब तो हम 14 से 19 में ही दे चुके थे। इस बार सरकार की रचना होने के साथ ही मोदी जी ने फिर से एक बार जल शक्ति मंत्रालय की रचना कर जल जीवन मिशन शुरू कर 25 करोड़ लोगों के घर के अंदर पाइप से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर उनको शुद्ध पीने का पानी पिलाने का एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए, जिस पर करोड़ों रुपए का खर्च होने वाला है। मित्रों, पानी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर का 2/3 हिस्सा पानी है। अगर पानी ही दूषित है, पानी ही फ्लोराइड युक्त है, तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। जो मेट्रो शहरों में रहते हैं और बोतल का पानी पीते हैं, शुद्ध पानी पीते हैं, इनको ये पीड़ा की मालूमात नहीं पड़ेगी।
मैं गुजरात से आया हूं, 1200 फीट नीचे पानी चला गया है, पानी के अंदर फ्लोराइड आया है। ऐसे एरिया में मैंने युवाओं को देखा है, 25 साल के युवा के बाल सफेद हो जाते हैं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है और धीरे 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 जीवन के साथ संघर्ष करने का उसका क्षमता खत्म हो जाती है। मोदी जी ने 25 करोड़ ऐसे लोग जिनके घर के अंदर शुद्ध पीने का पानी नहीं जाता था, वहां पानी पहुंचाने का संकल्प कर कर इन करोड़ों लोगों के जीवन में उजाला भरने का काम किया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव में बहुत जोर जोर से बोलते थे, उनका एक स्टाइल है, उनको किसी एनजीओ ने कहा है जोर से बोलने से ज्यादा वोट मिलते हैं, हमेशा जोर से बोलते हैं और कहते थे किसानों का कर्ज माफ करो, कर्ज माफ करो। मैं उस वक्त भी उनको कहता था कि भाई कितना कर्ज माफ किया आपने, कितना कर्ज माफ किया? तो 10 साल उनकी सरकार रही, 3 करोड़ किसानों के उन्होंने 60,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ किया। दावा है, कितना हुआ मेरे पास हिसाब किताब नहीं है, मैं इसमें जाना, उनको सच मान लेते हैं कि 3.5 करोड़ लोगों का 60,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से 9.5 करोड़ किसानों को 72,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला और अब ये हमेशा के लिए जाने। आपने 10 साल के अंदर 3.5 करोड़ किसानों के लगभग 60,000 करोड़ रुपया दिया। हम हर साल 9.5 करोड़ किसानों को 6,000 रुपया देने वाले हैं। मित्रों, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के मजदूर, इनके लिए पेंशन की योजना शुरू की। छोटे व्यापारियों के लिए व्यापारी बोर्ड का गठन किया। सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसकी चर्चा तो बहुत होती थी, किसी में हिम्मत नहीं थी इसको करने की। सभी सेनाओं को, तीनों हमारे विंग को विश्वास में लेते हुए सीडीएस की रचना की और आज सीडीएस काम कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा भी पहली ही टर्म में हमने समाप्त कर दिया था और लगभग 400 नए एकलव्य आवासीय विद्यालय आदिवासी बच्चों के लिए बनाने का संकल्प नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, एक बात बहुत सुर्खियों में नहीं आई है, कांग्रेस सरकार आरसेप की चर्चा चालू कर गई थी। आरसेप क्या व्यापार करार होता तो आज हमारा छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी, एमएसएमई, किसान, मछली पकड़ने वाला मछुआरा, ये सब तबाह होने वाले थे। नरेंद्र मोदी जी ने दृढ़ता के साथ निर्णय किया, जो मेरे छोटे किसान के हित का नहीं, जो मेरे छोटे व्यापारी के हित का नहीं, जो मेरे छोटे उद्यमी के हित का नहीं है, जो मेरे मछुआरे के हित का नहीं है, इसके साथ भारत कभी जा नहीं सकता। और हमने आरसेप से अपने आप को अलग कर भारत के सम्मान को फिर से एक बार दुनिया के पटल पर रखने का काम किया और आरसेप समझौते से बाहर निकले। मित्रों, अभी ढेर सारा विपक्ष कोरोना के काल के अंदर, अभी मैंने टीवी पर देखा, थाली बजा रहे थे मोदी जी की अपील पर। मैं सबको कहना चाहता हूं कि आप नुक्स निकालते हैं, कोई यहां से स्वीडन का इंटरव्यू लेता है, कोई यहां से किसी का इंटरव्यू लेता है, कोई अमेरिका में इंटरव्यू लेता है, मगर मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़कर एक मजबूत लड़ाई, वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने का नेतृत्व प्रदान किया। मित्रों, मैंने लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद कोई भी ऐसा नेता नहीं देखा है जिसकी अपील पर पूरा देश एकजुट होकर आ जाए। जनता कर्फ्यू भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश के एक नेता की अपील पर कोई पुलिस बल का उपयोग किए बगैर पूरे देश ने घर के अंदर रहकर अपने नेता की अपील का सम्मान किया। चाहे उन्होंने थाली और घंटी बजाने का कहा, चाहे दिया जलाने का कहा, चाहे सेना के जवानों ने आकाश के अंदर उड़कर सभी कोरोना वॉरियर का सम्मान करने के लिए आसमान से पुष्प बरसाने की बात करी। ये सब कर मोदी जी ने, कुछ लोगों ने इसको राजनीतिक प्रोपोगंडा कहा, मगर जो कह रहे हैं वो वक्रदृष्टाओं को मालूम नहीं है कि राजनीतिक प्रोपोगंडा नहीं है, इस देश को एक बनाने की मुहिम है। और मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को, सभी बिहार की जनता को कहने आया हूं कि अब तक राष्ट्रीय महामारियां जब आती थी, कुदरती आपदाएं आती थी,
सिर्फ सरकारें इसके खिलाफ लड़ती थी। ये पहली राष्ट्रीय महामारी ऐसी है, कुदरती आपदा है, जिसमें सरकार तो लड़ी ही लड़ी, सरकार का नेतृत्व तो लड़ा ही लड़ा, इसके साथ 130 करोड़ भारतीय एकजुट होकर एक राष्ट्र, एक जन, एक मन, ये नारों को चरितार्थ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और मित्रों, इसी का परिणाम है कि विश्व के आंकड़े देखते हैं तो इतने बड़े 130 करोड़ की आबादी के इतने बड़े आकार वाले अपने महान देश को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। कई सर्वे हुए, कोई कहता है 84% लोगों ने देश के स्वागत किया, मोदी जी की सराहना की है, कोई कहता है 94% लोगों ने किया है। परंतु एक बात निर्विवाद है कि देश की 130 करोड़ की जनता मोदी जी के साथ एक कोरोना की लड़ाई में चट्टान की तरह साथ में थी। और इसी का परिणाम है, मोदी जी का जो जनता को जोड़ने का कौशल है, जो उनकी विधा है, उसी का परिणाम है कि 130 करोड़ लोग एक साथ आज ये लड़ाई को सफलता के साथ लड़ रहे हैं। मित्रों, मैं बिहार के कार्यकर्ताओं के सामने हूं, बिहार की जनता के सामने हूं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों ने बिहार के जनता को गुमराह करने के लिए बहुत सारा किया है, परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बिहार अपने आप को इस सब बातों से अलग रखे। बिहार की जनता और विशेषकर प्रवासी मजदूर अपने आप को इन बातों से अलग रखें। पूरा देश आपका सम्मान करता है। मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, इस मंच से एक्नॉलेज करना चाहता हूं, देश का कोई भी हिस्सा हो, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित है, इसकी नींव में जाएंगे तो मेरे बिहार के प्रवासी मजदूर के पसीने की महक आती है। बिहार के व्यक्ति का पसीना इस देश के विकास की नींव में पड़ा। ये जो लोग अपमानित करते हैं, उनको मालूम नहीं है कि बिहार के प्रवासी मजदूर का जज्बा क्या है। वो एनालिसिस नहीं कर पाते हैं कि मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित रखने के लिए कितना काम किया है। जब से कोरोना की महामारी आई, सब जिलों के अंदर अभी स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं बनी। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सभी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को कहा कि जहां जहां प्रवासी मजदूर है, यूपी का है, बिहार का है, उड़ीसा का है, बंगाल का है, नॉर्थ ईस्ट का है, उसको सम्मान के साथ रखा जाए, इनके कैंप बनाए जाए, इनकी भोजन की व्यवस्था की जाए। और भारत सरकार से खजाने से 11,000 करोड़ रुपया वो प्रवासी मजदूरों के भोजन के लिए तुरंत ही इन राज्यों को दे दिया गया। और 1 मई से ही मजदूर दिन के दिन जब पूरी व्यवस्था चौक चौबंद होने लगी, जिलों के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचने लगी, उनकी ट्रेनिंग हो गई, क्वारंटाइन सेंटर बन गए, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचे, उसके बाद 1 मई से ट्रेनों की आवाजाही शुरू करी। और उसको श्रमिक ट्रेन, प्रवासी मजदूरों के, प्रवासी श्रमिकों के सम्मान में उसको श्रमिक ट्रेन नाम दिया गया। और मित्रों, मुझे कहते हुए आज हर्ष है कि लगभग 1.25 करोड़ लोगों को सुरक्षित रूप से वहां पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। तकलीफ पड़ी है, कई ऐसे दृश्य भी आए जो मन को विह्वल कर देते थे। कुछ लोगों ने धैर्य खोकर पैदल चलना शुरू किया, उनके लिए भी एसटी बसें चलाई गई। जैसे ही दूसरे तीसरे दिन मालूम पड़ा, एसटी बस लेकर उनको नजदीक के रेलवे स्टेशन पर पहुंचाया, वहां से ट्रेनें चलाई। रेलवे के अंदर 85% खर्चा भारत सरकार ने उठाया, 15% खर्चा राज्य सरकारों ने उठाया।